Hello students, today I am going to demonstrate you chapter 3 metals and non-metals class 10th. So without wasting time, let's start. एक्चुअली अगर आप देखेंगे 118 एलिमेंट्स आज तक हमें नॉन है, वैसे इससे ज़्यादा भी फाइंड आउट हो चुके हैं बट टिल डेट जो आपके अकॉर्डिंग टू सीबीएसई हमें 118 एलिमेंट्स पता है, जिसमें से 90s जो है मोर देन इवन 90s जो है हमारे मेटल्स हैं एंड 22 नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। मेटल एंड नॉन मेटल की तो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, लेकिन मेटलॉइड्स अगर आप देखो तो जिनमें एक्चुअली मेटल्स एंड नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं थोड़ी थोड़ी, उनको मेटलॉइड्स कंसीडर करते हैं, राइट। तो कुछ मेटल्स के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन एंड बेरियम और सम अदर मेटल्स हैं, राइट। और कुछ नॉन मेटल में ले लेंगे हम, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल है, राइट। देन अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे आ जाए तो विद एक्सेप्शंस हम पढ़ेंगे साथ में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे मेटल्स की, तो फर्स्ट आ जाता है आपका सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ द मेटल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी अगर आप देखोगे लिक्विड होता है बट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ टेम्परेचर, जिसकी वजह से वो बैड कंडक्टर ऑफ टेम्परेचर, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर को रिएक्ट करते ही वो रेज होने लग जाता है, राइट। देन डक्टाइल वायर में कन्वर्ट हो जाता है, मेलिएबल शीट में कन्वर्ट हो जाता है, स्नोरस मतलब आवाज़ करता है, जब उनसे अगर कुछ हीट करते हैं किसी चीज़ से तो आवाज़ करता है, लस्ट्रस शाइन करता है। और अगर वन मोर थिंग, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स मोस्टली अगर आप देखोगे वो उनको टेम्परेचर का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट करते हैं। लेकिन सीजियम और गैलियम है, सीजियम गैलियम को जैसे आप हाथ पे रखोगे, इवन हाथ पे भी रखोगे तो सीजियम और गैलियम वो जो है वो कहो तो मेल्ट होने लग जाता है, राइट। तो मतलब बहुत कम टेम्परेचर में सीजियम जो गैलियम है वो वाटर में या लिक्विड फेज में अपने चेंज हो जाता है, right? तो मतलब वो टेम्परेचर सेंसिटिव हैं, तो दैट बोथ आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो उसमें अगर आप देखो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें आप मोस्ट ऑफ द मेटल हमारे गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट लेड और मरकरी जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। लेड और मरकरी हमारे पुअर कंडक्टर्स होते हैं। मरकरी में जैसे भी बताया कि थोड़े से टेम्परेचर में वो रेस करने लग जाता है और वो रिएक्ट करने लग जाता है। एंड इफ इवन लेड अगर आप देखोगे तो वो भी एक कहते हैं बैड कंडक्टर है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, या फिर कहें तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर भी आता है कि वो हीट भी नहीं कंडक्ट करता, एक जगह से दूसरी जगह। हीट कंडक्टर मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह हीट का ट्रांसफ़र करना। इलेक्ट्रिसिटी भी सेम थिंग, एक जगह से दूसरी जगह हीट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करना। मेल्टिंग पॉइंट उसको पिघल जाना, राइट। तो सिल्वर एंड कॉपर हमारे लिए बेस्ट है आज के टाइम में। अगर आप देखोगे हम घरों में कॉपर लगाते हैं तो वो बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सिल्वर भी है लेकिन सिल्वर बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए हम घरों में यूज़ नहीं करते, राइट। देन हाई डेंसिटी मतलब होता है कि वो जो कंपाउंड है पर्टिकुलरली उसके इंट्रामोलिकुलर स्पेसेस बहुत कम हैं और बहुत थोड़ी सी जगह में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए उसे हाई डेंसिटी कहा जाता है। तो जितने मेटल हाई डेंसिटी हैं क्योंकि वो दबाने पे प्रेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे सोडियम एंड पोटेशियम वो लो डेंसिटी के होते हैं, जिसे अगर आप चाहो तो ईजिली नाइफ से कट भी कर सकते हो, तो दे आर लो डेंसिटी, राइट। एंड देन आ जाता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल में देखोगे मोस्टली आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसेस होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन इन लिक्विड। सारे सॉलिड गैस में मिलेंगे लेकिन ब्रोमीन जो अकेला वो लिक्विड फेज में मिलेगा। जनरली बैड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो ऑब्वियसली नॉन मेटल मोस्टली गैसेस फेज में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, सॉलिड फेज में होंगे तब भी नहीं। लेकिन अगर कार्बन के कंपाउंड देखो, ये कार्बन के कहते हैं ना एलोट्रॉपिक कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाते हैं, तो ग्रेफाइट बनाते हैं। ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट को हम यूज़ करते हैं एज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी के लिए भी, जो लेकिन बनता एक नॉन मेटल से है, तो दे आर गुड कंडक्टर्स, राइट। नेक्स्ट नॉन लस्टरस। देन नॉन लस्टरस का मतलब शाइन नहीं करेंगे। ओनली आयोडीन हैज़ लस्टरस। सिर्फ आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ शाइन करता है, बाकी कोई शाइन नहीं करते हैं, राइट। मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल किसी भी ऑक्साइड के साथ बनाएगा तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, और नॉन मेटल एसिडिक बनाएगा ऑक्साइड्स। तो मोस्टली एसिड रेन अगर आप देखोगे तो वो नॉन मेटल के साथ ही बनाता है, तो एसिडिक मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं वो बेसिक फॉर्म ऑक्साइड्स बनाते हैं, एंड जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं किसी के साथ भी रिएक्ट करके। देन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पे आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में देखेंगे कि मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, राइट, मेटल ऑक्साइड बनाएगा।
मेटल बर्न हो जाता है बट रिएक्ट नहीं करता है, मतलब अगर आप डायरेक्टली कहो तो। बट मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ज़रूर करता है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की वजह से वो एक मेटल ऑक्साइड बना लेता है। तो क्या होता है, मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, बट डायरेक्टली कोई रिएक्ट नहीं करता वो उसके साथ। लाइक अगर आप सोडियम और पोटेशियम को देखोगे, हमें उसे कोरिस कैरोसिन में डिप करके रखना पड़ता है, एज दे रिएक्ट विगरसली विद एयर एंड फैच, मतलब कैच का फायर। तो अगर आप देखोगे तो उसमें सोडियम क्या है, अगर आप उसे पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो वो मोस्टली आग लगा देगा। तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है सोडियम और पोटेशियम। तो इसलिए इसे हम कैरोसिन में डिप करके रखते हैं कि वाटर या कहो तो एयर के साथ, एयर में मॉइस्चर होता है तो उसके साथ एक्चुअली रिएक्ट करता है, मॉइस्चर के साथ। तो सोडियम एंड पोटेशियम को आप पानी के साथ या मॉइस्चर कंडीशन में नहीं रख सकते, क्योंकि वो जैसे मॉइस्चर कंटेन करेगा तो वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करने लगेगा और वो फायर पकड़ लेगा। कुछ और भी मेटल हैं लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, स्लोली रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, लेकिन प्रोटेक्टिव लेयर एक बना लेते हैं, राइट, बट रिएक्ट करते हैं। देन मैग्नीशियम कैन आल्सो बर्न इन एयर, वो भी बर्न एयर कर सकता है, और जब उसे एक्चुअली बर्न करोगे तो वाइट डेजलिंग लाइट, एक चिट्टी सी लाइट आएगी, ठीक है, जो एक्चुअली शो करता है एक ऑक्साइड फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो बनाता है। देन आयरन एंड कॉपर डू नॉट बर्न इन एयर, आयरन और कॉपर को आप कहोगे तो वो एयर में बर्न नहीं करते, बट कंबाइन ज़रूर कर जाते हैं ऑक्साइड टू फॉर्म ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड जरूर बना देते हैं, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे आपने नीचे दे रखा है, ठीक है। देन व्हेन हीटेड आयरन फिलिंग बर्न वन स्पार्कल ओवर फ्लेम, तो अगर हम किसी भी आयरन फिलिंग को बर्न करते हैं तो वो क्या है, स्पार्कल करता है। तो अगर आप देखोगे जो वेल्डिंग के टाइम होता है तो स्पार्कलिंग निकलती है, दैट इज ओवर फ्लेम्ड, राइट। मेटल लाइक सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड नॉट बर्न और रिएक्ट विद एयर, मतलब अगर आप देखोगे प्लेटिनम हो गया आपका, सिल्वर हो गया, गोल्ड, ये मोस्टली एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, बाकी सारे एयर के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब देखोगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, बट सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड नहीं रिएक्ट करता एयर के साथ। देन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं तो मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स और एसिड्स दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, राइट। तो एम्फोटेरिक मोस्टली अगर आप देखोगे, हमने लास्ट टाइम भी अगर एसिड बेस में देखा, एम्फोटेरिक्स वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जो इसमें देखेंगे मेटल में तो वो क्या होता है, कोई भी ऑक्साइड बनाएगा, अगर मेटल ऑक्साइड फॉर्म में होता है तो वो किसी भी एसिड या बेस के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेटल सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ नहीं। ऐसे कुछ ऑक्साइड्स हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि कोई मेटल बेस के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, राइट। लेकिन उनकी ऑक्साइड फॉर्म जो है वो एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो एक तरह से उन मेटल को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है, या फिर मेटल ऑक्साइड्स विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो देन एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बना लेते हैं एंड वाटर रिलीज कर देते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स उनका एग्जांपल्स हैं। रिएक्शन विद वाटर, और अगर वही देखोगे मेटल की जो है अलग अलग वाटर के साथ रिएक्शन किस तरह से रहती है। वाटर का हमारे ऑब्वियस है तीन अलग स्टेट में प्रेजेंट होता है, कोल्ड होगा, हॉट होगा, या फिर जो इन बिटवीन होता है दैट इज स्टीम, राइट। अगर कोल्ड में देखेंगे, ठीक है, तो वो जितने भी हमारे सोडियम और पोटेशियम है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, वो हमने जस्ट अभी पढ़ा। एंड हॉट वाटर में देखोगे, ठीक है, उसमें मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, वो कोल्ड में नहीं रिएक्ट करता, ना ही वो स्टीम में रिएक्ट करेगा। लेकिन आयरन एल्यूमिनियम जो है ना वो कोल्ड में रिएक्ट करता है ना वो हॉट वाटर में रिएक्ट करता है, वो एक्चुअली स्टीम वाटर में रिएक्ट करता है। अगर आप आयरन को नॉर्मली स्टीम में रखोगे या फिर जहाँ ह्यूमिड थोड़ा सा होता है तो उसे जंग लगने लग जाता है। तो इस तरह से जो है एक मेटल जो है किसी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, 3 डिफरेंट स्टेजेस। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम अगर आप देखोगे वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनाते हैं। तो सोडियम पोटेशियम से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करवाते, बट रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। ऑब्वियस है मेटल किसी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। तो अगर आप देखो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सारे बेसिक ऑक्साइड्स हैं एंड H2 गैस रिलीज कर रहे हैं, इन केस ऑफ। लेकिन अगर आप देखोगे कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स, एक्चुअली क्या कैल्शियम मैग्नीशियम के केस में वो फ्लोट करने लग जाता है। फ्लोट एक्चुअली क्या होता है, जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सरफेस के साथ चिपक जाती है, चिपकना इन स्टिक नहीं हो जाती लेकिन उसके सरफेस के साथ आ जाती है, जिसकी वजह से सरफेस पे आने की वजह से वो लाइटर वेट हो जाता है और वो फ्लोट करने लग जाता है।
मीन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट करने लग जाता है। तो ऑब्वियसली कैल्शियम मैग्नीशियम अगर फ्लोट कर रहा है वाटर में, तो उसका रीज़न यही है कि वो H2 गैस जो है वो उसकी सरफेस के साथ चिपक जाती है, जिसकी वजह से वो फ्लोट करने लग जाएगी। देन आ जाता है एल्यूमिनियम एंड आयरन। एल्यूमिनियम और आयरन को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड फेरक ऑक्साइड बन जाता है, दैट गिव हाइड्रोजन गैस, राइट। नेक्स्ट, तो अगर हम बैलेंसिंग दिस केमिकल इक्वेशन, सॉरी एक्चुअली ये बैलेंसिंग है, क्योंकि अगर आप ऊपर एल्यूमिनियम और H2O देखोगे तो उसमें बैलेंसिंग होनी है, राइट। तो बैलेंसिंग नहीं है तो आप बैलेंसिंग कर सकते हो। तो अगर ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम एक है, वहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, तो वहाँ पर आपको एल्यूमिनियम के आगे 2 लगाना पड़ेगा, तो भी वो एल्यूमिनियम बैलेंस होएगा। देन वो H2O, हाइड्रोजन बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, ओके, यहाँ एक्चुअली बैलेंस नहीं है ये पूरी इक्वेशन। अगर एल्यूमिनियम पे भी 2 लगाओगे तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होएगा, राइट। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए और वो भी बैलेंस हो जाए। तो अगर मैं ऑक्सीजन बैलेंस करूँगा तो H2O के आगे 3 लगाऊंगा, तो वहाँ पर आपका ऑक्सीजन 3 हो जाएगा, बट वो भी ज़्यादा हो जाएगा, राइट। ओके, हम ऐसा करते हैं, ऑक्सीजन के आगे 3, H2O के आगे 3 लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे। और एल्युमिनियम के आगे 2 लगा देते हैं, बट H2 के आगे हमें वहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा कि वो बैलेंस हो जाए। तो आंसर इसका बनेगा आपका कि H2 के आगे हम लगाएंगे 3 एंड ओनली एल्युमिनियम इन रिएक्टेंट साइड, वहाँ पर हम लगाएंगे 2 एंड H2 की जगह पे हम लगाएंगे 3, तो इससे बैलेंस हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप आयरन एंड वाटर का बैलेंस करके देखोगे, तो वो नेक्स्ट आप एक बारी करके देखिए, देन कमेंट में बिलो कि अगर आपको उसका रिएक्शन का आंसर मिल जाता है तो। देन स्टार्ट रिएक्शन विद डाइल्यूटिक एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब जहाँ पर वाटर एंड एसिड की कंसनट्रेशन होगी, सिर्फ एसिड नहीं, वाटर काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेशन। और वैसे मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, एसिड बेस चैप्टर में भी ये चीज़ थी, वही सेम है। अब आप डाइल्यूटेड HCl यूज़ कर लो या सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लो, दोनों जो है मोस्टली हाईली एसिडिक फॉर्म है, तो वो सॉल्ट एंड गैस में रिलीज़ करते हैं। तो वही देखेंगे हम नेक्स्ट, आयरन मैग्नीशियम जिंक, ये मोस्टली सॉल्ट एंड गैस रिलीज़ करते हैं। वहीं अगर आप देखोगे कॉपर देखोगे एंड मरकरी देखोगे, सिल्वर, ये मोस्टली डाइल्यूटेड एसिड के साथ नहीं होंगे। ये अगर कंसनट्रेटेड एसिड होएगा तो रिएक्ट करता है। तो कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर रिएक्ट नहीं करेंगे, बाकी सभी रिएक्ट करते हैं। सो अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द मेटल जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। बट नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा एक्सेप्शन है कि अगर नाइट्रिक एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, देन क्या होएगा कि वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करेगा। इवन हाइड्रोजन जो गैस रिलीज़ होगी वो वाटर के फॉर्मेशन में हो जाएगी। तो नाइट्रोजन जो नाइट्रिक एसिड है उसका एक एक्सेप्शन है। बट अगर मैग्नीज एंड मैग्नीशियम उस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, देन वो डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देती है। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। बट बाकी कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करने के बाद वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करता है। इवन वो हाइड्रोजन गैस ऑक्साइड हो जाती है और वाटर फॉर्मेशन कर जाती है या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ करती है। सो फोर्थ रिएक्शन, मेटल अगर आप देखोगे, अगर मेटल कोई भी किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, ए और बी जो है, तो इसमें क्या होता है, आप रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखते हो। रिएक्टिविटी मतलब कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा, राइट। तो इसमें मोस्टली क्या होता है, सारे रिएक्टिव मेटल जो हैं वो ज़रूरी नहीं है एक जैसे हो, उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग वो बेसिक कैरेक्टर ऑफ मेटल जो है वो शो करता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर आप देखोगे आपको बुक्स में भी अवेलेबल है। पर यहाँ देखोगे कि सबसे पहले आता है पोटाशियम, लीस्ट में आता है गोल्ड। तो इसके अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी सीरीज़ है तो डिक्रीज़ होती चली जाती है। और अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर आप रिएक्शन देखोगे, आयरन एंड कॉपर सल्फेट की रिएक्शन है। तो आयरन क्या है, टेबल में देखोगे आयरन जो है वो एक्चुअली ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वैसे वो क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट बना देगा। तो ये एक्सपेरिमेंट भी है, जैसे आयरन लेन को अगर आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं तो एक्चुअली वो कॉपर सल्फेट जो है वो रिलीज़ हो जाता है और वो आयरन लेन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है।
और वो भी ड्यू टू रिएक्टिविटी सीरीज़। देन जिंक भी सेम ऐसे बिहेव करता है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर जो है वो जिंक की जगह ले लेता है, या फिर जिंक जो है कॉपर की जगह ले लेता है, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है जगह ले लेता है। देन रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या होएगा एक्चुअली कि जब मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो वो आयनिक फॉर्मेशन करते हैं। आयनिक भी कौन से, दो, कैटायनिक एंड एनायनिक। वो टोटली डिपेंड करता है उनके वैलेंसी के ऊपर कि उनके लास्ट शेल में कितने। तो मोस्ट ऑफ द मेटल जो है वो पॉजिटिव फॉर्मेशन करते हैं, उनके लास्ट शेल में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑक्टेट नहीं बन पाता। लेकिन जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनमें लास्ट शेल में काफ़ी कम इलेक्ट्रॉन मतलब चाहिए होते हैं उन्हें, क्योंकि उनके लास्ट शेल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑक्टेट बनाने के लिए उन्हें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए होते, इसलिए वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाते हैं, और वो उन्हें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उन्हें ईजिली मिल जाते हैं मेटल से। सो इस तरह से कैटायनिक एंड अनायनिक बनता है, नॉन मेटल अनायनिक, मेटल कैटायनिक। और जब दोनों अनायनिक एंड कैटायनिक बॉन्ड बनाते हैं तो वो एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और वो पॉजिटिवली या नेगेटिव जो एक्चुअली बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जिनके बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद एक कंपाउंड बनता है। देन अगर मैग्नीशियम क्लोराइड देखोगे, मैग्नीशियम क्लोराइड में भी इसी तरह से, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड की बात कर लें अगर, तो सोडियम क्लोराइड में भी ऐसे ही होता है कि सोडियम पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है। सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, पॉजिटिव होता है सोडियम एंड क्लोरीन नेगेटिव होता है, तो वो आयनिक बॉन्ड कंपाउंड बनाते हैं, एंड देन उसमें कैटायनिक और आयनिक मिक्सचर होता है। वैसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड में भी ऐसे देखा गया, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे मैग्नीशियम की 282 है, तो लास्ट शेल में 2 है, या फिर वो 6 लेगा या फिर 2 दे देगा। तो उसे आसान कौन सा पड़ रहा है, 2 दे देना बहुत आसान है, जिससे उसे स्टेबिलिटी मिल जाती है और वो एक आयन बन जाता है, दैट इज़ कैटायनिक, राइट। एंड देन क्लोरीन को देखोगे 287 है, एक लेना इसलिए अच्छा है। अगर आप सोचो तो 7 नहीं दे सकता वो, 7 देना में नुकसान है, तो वो एक ले लेता है, तो 2 क्लोरीन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और 2Cl बन जाएगा, और एक क्लोरीन आयन वो भी तैयार हो जाएगा। जब दोनों फॉर्मेशन बनेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो आयनिक कंपाउंड तैयार हो जाता है। इस तरह से एक आयनिक कंपाउंड तैयार होता है मेटल एंड नॉन मेटल की वजह से। और जो फोर्स होते हैं इन दोनों के बीच में, अगेन दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आप देखोगे नीचे एक तरह से लुईस स्ट्रक्चर या आयनिक कंपाउंड का आयनिक स्ट्रक्चर है, या लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देखोगे कि कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो जो स्टार है वो एक्चुअली मैग्नीशियम की एक एक इलेक्ट्रॉन है, और बाकी जो डॉट्स हैं क्लोरीन के आसपास वो क्लोरीन के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसकी तरह से मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बन पाता है, और ये आयनिक बॉन्ड कंपाउंड बन पाता है। और प्रॉपर्टी देखेंगे, मोस्टली सॉलिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है, कि शाइन करते हैं, एंड इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये, इनके बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, राइट। एंड काफ़ी इजीली सॉल्यूबल हो जाते हैं, एंड बट इनसॉल्यूबल होते हैं कैरोसिन या फिर पेट्रोल या फिर किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बट वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं, क्योंकि आयनिक है, एंड वाटर आयनिक सॉल्यूशंस को या आयनिक कंपाउंड्स को बहुत इजीली डिसॉल्व कर लेता है, क्योंकि वो खुद आयनिक करेक्टर में डेवलप कर लेता है, राइट। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन स्टेट या फिर मोल्टन स्टेट। मोल्टन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जितने मेटल्स हैं मोल्टन स्टेट में नहीं होते, उनको मोल्टन स्टेट में लाया जाता है, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, राइट। और बोथ केसेस में अगर देखा गया कि फ्री एंड प्रेजेंट होते हैं, एंड जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। सोडियम एंड क्लोरीन अगर आप देखोगे नॉर्मली कॉमन सॉल्ट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, अनलेस वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा अक्रेंस ऑफ मेटल। अक्रेंस ऑफ मेटल मतलब अगर आप हम मेटल को देखें तो वो हमें किस फॉर्म में मिलता है, हमारे मतलब अगर हम ढूंढने लगे, इसे फाइंड आउट करने लगे, या फिर खोदने लगे, जैसे हम डायमंड खोदते हैं माइनों से, तो वो कैसे मिलते हैं मेटल्स। एक्चुअली मेटल अगर आप देखोगे मोस्टली मिनरल के फॉर्म होते हैं। मिनरल मतलब क्या होते हैं, जो बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है।
एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड अकरिंग नेचुरल इन मिनरल्स, ठीक है, तो मिनरल्स फॉर्म में मिलते हैं हमें। मेन क्या होता है, कंपाउंड्स जो होते हैं एलिमेंट्स के काफ़ी सारे जुड़कर एक कंपाउंड बना लेते हैं जो जिनको हम मिनरल्स कहते हैं, और उनको तोड़कर हम या फिर तोड़कर या एक्सट्रैक्ट करके हम अपना प्रॉफिटेबल मेटल निकाल लेते हैं, तो उसे मिनरल कहा जाता है। कि जो एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड मतलब उन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड बन जाते हैं, राइट, जैसे कि हाइड्रोजन का काफ़ी सारे जुड़ जाएं तो वो कंपाउंड में कहला जाता है। तो सिर्फ अकेला हाइड्रोजन नहीं, बहुत सारे हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, अगर ये सारे जुड़ जाते हैं तो एक मिनरल बन जाता है या फिर एक कंपाउंड बन जाता है, उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जो मुझे चाहिए। तो और क्या होता है, और एक्चुअली क्या होता है, ये एग्जैक्ट वो फॉर्म होता है मिनरल का जिसमें से हम अपना प्रॉफिटेबल कंपाउंड निकालते हैं, उनको हम और कहते हैं कि ये एक और है जिसमें से मैं अलग अलग मेटल्स निकालूंगा, राइट। तो ये मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड, तो वो मिनरल जिसमें से मैं अपना प्रॉफिटेबल मेटल निकालूंगा, लाइक सल्फाइड और ऑक्साइड और कार्बोनेट और मतलब होते हैं जो भी आपके मेटल्स होंगे जिनके साथ सल्फ़र या ऑक्साइड्स या कार्बोनेट कंपाउंड जुड़े होंगे, राइट। तो मेटल अगर आप देखोगे 3 सीरीज़ में देखे थे हमने, हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव या फिर बिल्कुल ही जो कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। देन मेटल अगर बिल्कुल बॉटम सीरीज़ में देखोगे जिसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब कंपाउंड है जो बहुत कम रिएक्टिव है, वो मोस्टली फ्री स्टेट में मतलब वो किसी भी कंपाउंड स्टेट में नहीं मिलेंगे, वो फ्री स्टेट में मिलेंगे, मतलब किसी के साथ नहीं मिलते वो। जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, ये नॉर्मली ऐसे ही मिल जाएंगे आपको, बस आपको नॉर्मली धोकर उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। बट कई बार ऐसा होता है कि कॉपर एंड सिल्वर जो है वो सल्फाइड या ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर सल्फ़र की या फिर ऑक्साइड मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की कोट हो जाता है, तो हमें उसका एक्सट्रैक्शन यूज़ करना पड़ता है कि सल्फाइड एक्सट्रैक्शन या ऑक्साइड एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर आप मीडियम सीरीज़ में देखोगे जिसमें जिंक आ जाता है, आयरन आ जाता है, लेड आ जाता है, इनमें मोस्टली क्या होता है, ये मेनली ऑक्साइड और सल्फाइड फॉर्म में या फिर कार्बोनेट फॉर्म में। इनका मतलब क्या है कि जिंक ऑक्साइड के साथ मिलता है या फिर जिंक सल्फ़र के साथ मिलेगा, या कार्बोनेट मतलब जिंक के ऊपर कार्बोनेट्स या कार्बन की परत होगी, तो उसको हमें रिमूव करना पड़ता है या उसके बॉन्ड को तोड़ के अलग करना पड़ता है, तो मुझे जिंक एक्सट्रैक्ट मिलेगा। अब आ जाता है हाईली रिएक्टिव सीरीज़ एक्चुअली बहुत जो है कंबाइंड स्टेट में मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड का रिएक्टिव होकर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रहता है। तो उसी को रिएक्ट करने के लिए या फिर उसको रिमूव करने के लिए हम हमें डिफरेंट मेथड यूज़ करने पड़ते हैं कि वो ऑक्साइड फॉर्म में है, सल्फाइड फॉर्म में है, कार्बोनेट फॉर्म में है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट। तो वो भी हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ मेन स्टेप पढ़ लेते हैं, जैसे गैंग्यू क्या होता है, एक्चुअली जो गंद जमा होता है जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ या फिर मिट्टी, सैंड, ये सब कुछ उसके ऊपर जो जम जाता है उसे हम गैंग्यू कहते हैं। और गैंग्यू को हम मोस्टली ईजिली रिमूव कर लेते हैं, कहते हैं वॉश करना या ब्रशिंग करना, उसे हम और के ऊपर से हटा लेते हैं, तो वो गैंग्यू जो है मोस्टली रिमूव किया जाता है, राइट। देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आ जाती है आपकी मेटलर्जी एक्चुअली क्या है कि स्टेप वाइज है, एक प्रोसीजर है जिससे जो हम फॉलो करते हैं पर्टिकुलर और को मतलब और से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट आता है एनरिचमेंट ऑफ ओर एंड ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम एनरिच्ड ओर एंड रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल। मीन एनरिचमेंट मतलब और क्या कहते हैं कि हम मोस्टली और में से सारी इम्प्योरिटीज़ लाइक गैंग्यू रिमूव कर देते हैं और जो मुझे मेन और चाहिए था वो मिल जाएगा। देन मेन और में से हम क्या करेंगे कि उसमें से उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से सिर्फ मेटल जो मुझे प्रॉफिटेबल चाहिए वही रह जाए। देन उसकी प्योरिटी की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि मेटल के साथ कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है जिससे हमें वो मेटल प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, तो उसकी प्योरिटी की जाती है। तो 3 स्टेप में हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मेटलर्जी टर्मिनोलॉजी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देन एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल जो लो रिएक्टिव सीरीज़ है, हमने 3 ही देखे थे, लो रिएक्टिव, मीडियम और हाई। तो लो रिएक्टिव सीरीज़ को अगर आप देखोगे तो कैसे रिमूव करेंगे, एक तो बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, आप हीट कर दो और वो रिलीज़ कर जाएगा, लाइक जैसे मरकरी का सिनेबार होता है। मरकरी का सिनेबार मतलब सिनेबार इज़ और जिसमें से हम मरकरी रिलीज़ करेंगे। तो सिनेबार जो है वो होता है HgS। इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो हीट होगी नहीं, राइट, जिसमें से आपका मरकरी ऑक्साइड बन जाता है। तो मरकरी ऑक्साइड को अगेन हीट करोगे तो मरकरी रिलीज़ हो जाएगी। तो सिंपल प्रोसीजर है, हीट के थ्रू हम
उसमें अचीव कर लेते हैं मरकरी। देन कॉपर फ्रॉम सल्फाइड, तो सेम कॉपर जो है फ्रॉम कॉपर सल्फाइड इज़ और फॉर्म ऑफ कॉपर, तो उसे अगर हम हीट करेंगे अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। एंड जो कॉपर ऑक्साइड है अगेन कॉपर सल्फेट की प्रेजेंस में हीट करोगे तो कॉपर एंड कॉपर सल्फेट बन जाएगा। तो इस तरह से हम नॉर्मली कॉपर भी विद द हेल्प ऑफ हीट हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। तो हमारे लो सीरीज़ को मतलब एक्सट्रैक्ट करना बहुत ईजी है, लेकिन अब आ जाता है मिडिल सीरीज़ जिनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि वैसे जैसे जैसे रिएक्टिव सीरीज़ बढ़ती जाएगी उनकी पावर ऑफ बॉन्डिंग भी बढ़ती जाती है, राइट। तो मेटल्स आर इजीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्साइड्स और सल्फाइड और आर कन्वर्टेड ऑक्साइड, तो इजीली आता है। तो अब आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग एक्चुअली होता है बहुत स्ट्रॉन्ग हीट, बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होएगा। तो अगेन सल्फाइड और से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट देंगे तब वो रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। जिंक ऑक्साइड को रिमूव करना हमें आता है, तो अगेन हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड फिर से रिमूव हो जाएगा, राइट। तो मेटल और हीटेड स्ट्रांगली इन ए लिमिटेड और ए नो एयर सप्लाई। ऐसा भी होता है कि कई बार क्या होता है जिंक कार्बोनेट अगर बन गया है, राइट, कार्बोनेट या कैल्सिनेशन फॉर्म होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम ऑक्सीजन ज़्यादा देते ही नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड जो हीट देने के लिए यूज़ होगी, अनलेस यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें क्या होता है उसमें भी जिंक ऑक्साइड बन जाता है एंड CO2 रिलीज़ होते हैं। यहाँ पे इसे हम कैल्सिनेशन प्रोसीजर कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं दी जाती लेकिन हीट बहुत ज़्यादा दी जाती है, तो इस तरह से भी जिंक एक्सट्रैक्ट हो जाता है। देन आता है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। रिडक्शन एक्चुअली क्या होता है, अगेन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हमने रिडक्शन ऑन ऑक्सीजन अगर आप देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर में हमें कवर अप किया गया, तो वहीं से वर्ड आया रिडक्शन। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है मेटल ऑक्साइड, मतलब मेटेरियल के ऊपर जो ऑक्साइड है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो रिडक्शन मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन हीट की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं यूजिंग कॉक, ठीक है। कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कोक मतलब होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड या कार्बन। देन आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा रिएक्टिव सीरीज़ होती है या जिस मेटल को भी हम चाहते हैं उसको हाईली रिएक्टिव के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। हाईली रिएक्टिव रिएक्ट करने की वजह से क्या होता है कि जो मेटल है उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम देखोगे तो इन दोनों को मैग्नीज को रिएक्ट मतलब अगर हमें चीज़ चाहिए तो हम जैसे एक हाईली रिएक्टिव या लो रिएक्टिव के साथ रिएक्ट कराते हैं, राइट। तो क्या है एल्युमिनियम जो है मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा क्योंकि हाईली रिएक्टिव, तो मैग्नीज मुझे इजीली मिल जाएगा। और जो हीट यूज़ करूँगा वैसे ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, तो थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी, कोई कंपाउंड थोड़ा सा लूज़ हो जाए और रिएक्टिव सीरीज़ वाला इजीली उसकी जगह ले सके। तो सेम आयरन एल्युमिनियम में देखोगे अगेन आयरन को एल्युमिनियम जो एल्युमिनियम आयरन को इजीली रिप्लेस कर देता है एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, हीट अगेन रिलीज़ कर देता है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द अबव अगर आप रिएक्शन देखोगे आयरन एल्युमिनियम की, तो वो जो रेलवे में ट्रैक्स में जो जॉइंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं, तो मोल्टन रिएक्शन अबव जो है यूज़ की जाती है जो रेल की पटरियाँ होती हैं उनको जोड़ने के लिए, जो आयरन या एल्युमिनियम के लिए। तो इस हिसाब से हीट देकर हम एल्युमिनियम और आयरन की जो रेलवे ट्रैक्स में ज्वाइनिंग करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड थर्मेट रिएक्शन। तो थर्मेट रिएक्शन कहा जाता है, थोड़ी सी हीट दे के से रिप्लेस करके किया जाता है। नेक्स्ट, ओके, देन नेक्स्ट नंबर टॉप रिएक्टिव, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो वैसे यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग मैथड यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हीट हम बहुत ज़्यादा दे चुके हैं। एक्सेस ऑफ हीट की वजह से भी कई बार मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं होते हैं, उनके लिए हमें सेकेंडरी मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, राइट। तो इसकी जो मेटल्स हैं ऑक्सीजन और कार्बन के साथ बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। एफिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो ईजिली निकालना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिडक्शन यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिडक्शन मतलब कि अगेन रिडक्शन ही कर रहे हैं हम, कि रिमूवल ऑफ हम इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, बट वो होगी कैसे, राइट। रिमूव ऑफ ऑक्सीजन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी लगा सकते हो, उसके थ्रू भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिडक्शन मतलब जहाँ पर बिजली देकर हम रिड्यूस करेंगे, तो मीन हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं इस बारी, जिसमें क्या होता है कि हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोडियम का है, ऑब्टेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन मतलब होता है ऑब्वियसली हम डिज़ोल्व फॉर्म में यूज़ करेंगे सोडियम क्लोराइड को, जिसमें से सोडियम क्लोराइड ईजिली अलग हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुअली क्या होता है, जहाँ पर हम किसी भी सॉल्यूशन को दो चार्ज में डेवलप कर लेते हैं,
चार्ज कैसे डेवलप होता है एक्चुअली एनोड एंड कैथोड से, राइट। तो वो नेक्स्ट है, एज इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करेंगे पर्टिकुलर किसी भी सॉल्यूशन में या मेटल सॉल्यूशन में डिपॉजिट होएगा, तो उसमें कैथोड पे मेटल सॉल्यूशन डिपॉजिट हो जाएगा एंड नॉन मेटल एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो सोडियम इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, राइट। और एनोड में देखोगे, ठीक है, तो क्लोरीन, तो उसमें क्लोरीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा, जिसकी वजह से वो बैलेंस हो जाएगा या फिर क्या सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से सोडियम एंड क्लोरीन ईजिली सेपरेट हो जाता है, राइट। तो इसका नीचे भी आप दिखाएंगे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है इनकी कि किस तरह से अलग होता है। देन रिफाइनिंग ऑफ मेटल मतलब क्या होता है कि हम उसे बिल्कुल प्योर फॉर्म में रखते हैं। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल भी इलेक्ट्रोसिटिक रिफाइनिंग सी होती है कि बिजली देकर ही हम उसे अलग कर सकते हैं कि एक एक जो एटम है या फिर मॉलिक्यूल है वो ईजिली अलग हो जाए, राइट। तो नीचे देखोगे तो कॉपर इज़ ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस मेथड, मोस्टली कॉपर को भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। और भी मेटल्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हो आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए। तो एनोड कैथोड 2 पोल्स होते हैं, ठीक है। एनोड जो स्लैब होती है वो इम्प्योर कॉपर की बनी होती है एंड कैथोड जो स्लैब होती है प्योर कॉपर की बनी होती है। एक्चुअली एनोड में मिक्सचर्स भी अवेलेबल होते हैं अलग अलग, तो इसलिए इसे इम्प्योर कॉपर कहा जाता है। तो कैथोड है प्योर कॉपर की यूज़ की जाती है। देन सॉल्यूशन जो होता है एक्वा सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट होता है, तो विद डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कॉपर सल्फेट को थोड़ा सा डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड दे के डिसॉल्व किया जाता है, एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम क्या करते हैं फिर, एनोड में कॉपर आयन रिलीज़ किए जाते हैं एंड सॉल्यूशन एंड इक्वलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो जाता है कैथोड में। तो कॉपर फ्रॉम सल्फ्यूर कॉपर आयन जो है एनोड पे कॉपर आयन चला जाएगा, ठीक है, एंड कैथोड पे जो चला जाएगा वो आपका कॉपर सॉल्यूशन से चला जाएगा। तो इस तरह से जो डिपॉजिट है वो आपका सारा कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है और एनोड पे जितना भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी चली जाती है, जिससे आपको ईजिली जो है आपका सेपरेट हो जाता है। तो इम्प्योरिटीज़ कंटेनिंग सिल्वर गोल्ड डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ एनोड। और अगर नीचे देखोगे ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखोगे तो एनोड के साइड जो पॉजिटिव साइड होती है वहाँ से सारा जो कॉपर है वो कैथोड के ऊपर चला गया और डिपॉजिट हो गया। और जितना भी इम्प्योरिटीज़ थी एनोड पे, क्योंकि अगर आप ऊपर पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि एनोड पे इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं कॉपर की, तो सारी इम्प्योरिटीज़ एक साइड हो जाएगी जिसे हम एनोड मड भी कहते हैं। और एनोड से सारा या फिर अगर पूरे सॉल्यूशन में से भी सारा जो कॉपर है वो कैथोड पे ऊपर जो कि नेगेटिव चार्ज होता है उसमें डिपॉजिट होगा, क्योंकि कॉपर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज, तो वो सारा नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्ट हो जाएगा जो कि कैथोड होता है। और नीचे रह जाएगा इम्प्योरिटीज़ ऑफ एनोड मड, जो एनोड मड में क्या क्या कंटेन होगा, जैसे सिल्वर हो गया गोल्ड हो गया डिपॉजिट हो जाता है बॉटम में, जिसे हम एनोड मड भी कहते हैं, राइट। इस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर हम किसी दो कंपाउंड को या एलिमेंट को सेपरेट करके हम इजीली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन कर सकते हैं, जो हमने ऊपर ही पढ़ा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइन की, जिससे हम इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं इनको, राइट। इसी तरह से जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव चार्ज जैसे कैथोड पे चले जाएंगे सारे, और जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो पॉजिटिव एनोड में सेपरेट हो जाएंगे, तो सेपरेशन भी इसी तरीके से हो जाती है। देन नेक्स्ट आता है आपका क्रोजन। देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी क्रोजन पढ़ा है कि एक्चुअली होता क्या। क्रोजन क्या होता है, एक्चुअली मॉइस्चर या एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है तो वो जंग खा जाता है, उसे हम जंग करना ही कहेंगे, राइट। तो ये क्रोजन का रीज़न है। अब जैसे सिल्वर में अगर क्रोजन होती है तो सिल्वर सल्फाइड या जिसकी वजह से आर्टिकल ब्लैक बन जाता है, तो सिल्वर का भी मतलब सिल्वर में भी जंग लगता है लेकिन वो सल्फ़र की वजह से लगता है, जिसकी वजह से जो कोई भी सिल्वर का आर्टिकल है वो ब्लैकिश हो जाता है। तो नॉर्मली अगर आप घर में भी देखोगे कि अगर चांदी रखी होगी हल्की हल्की सी काली काली है उनके ना बीच में जो लाइनें होती हैं उनमें ब्लैक से हो जाता है, एक्चुअली वो सल्फ़र की वजह से है। सल्फाइड जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो सिल्वर के साथ धीरे 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 रिएक्ट करने लग जाता है और ब्लैकिश होता है। आप वॉश करके उसे ठीक भी कर सकते हो। तो जो सिल्वर है उसमें अगर जंग लगेगा तो ब्लैक कलर का। देन सेम कॉपर जो है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मॉइस्चर हो जाता है तो उसके साथ वो रिएक्ट करता है। तो देखोगे अगर घरों में अगर कॉपर की कोई भी चीज़ पड़ी होगी तो अगर मॉइस्चर की वजह से वो एक उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन सब कोट हो जाएगा, लेकिन उसमें एक्चुअली डायरेक्ट अगर आप CO2 गैस अगर आप लगाओगे तो नहीं होएगा। हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए, मतलब वाटर कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए CO2 में,
देन वो जो कॉपर का कोई बर्तन है, कॉपर की कोई भी चीज़ है, वो ग्रीनिश कंपाउंड या ग्रीनिश कोट ले लेगी, तो उससे पता लग जाएगा कॉपर पे जंग लगना शुरू हो गया, राइट, जिसे हम कहते हैं कॉपर कार्बोनेट, तो बनना शुरू हो जाता है। देन आयरन में सबको पता है, आयरन में रस्ट बनने जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस। ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, ब्राउन कलर का होएगा, फ्लैकी मतलब होता है जैसे पाउडर्ड सब्सटेंस हो जाता है, बन जाता है, तो वो उसके ऊपर एक परत पे पाउडर्ड सा सब्सटेंस बन जाता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं, राइट। ये एक्चुअली दो चीज़ों की वजह से होता है, एयर एंड मॉइस्चर, मतलब हवा भी होनी चाहिए जिसमें अलग अलग गैसेज होती हैं, या फिर ऑक्सीजन होना चाहिए, या हल्का सा मॉइस्चर मतलब पानी होना चाहिए, जिसकी वजह से रस्टिंग ऑफ आयरन होती है। इसको बचाने के लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, राइट। वैसे तो हमने पेंट देखा होगा, घरेलू में पेंट कर देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, ग्रीस लगाते हैं, या फिर कोटिंग, गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन मतलब होता है कि हम जिंक की कोटिंग कर देंगे या फिर किसी ऐसे मेटल की कोटिंग कर देंगे जिसकी वजह से वो जंग ना खाए और उसके अंदर वाला मेटल प्रिजर्व रहे, और बाहर वाला मेटल जो ऐसे मेटल की कोटिंग करेंगे जो एक्चुअली मॉइस्चर या एयर के साथ कंटेन करके या फिर रिएक्ट करके जंग ना खाए। देन क्रोम प्लेटिंग। क्रोम की मतलब क्या होता है, जैसे हम कारों में देखते हैं ऊपर से सिल्वर सी या फिर स्टील की प्लेटिंग हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड क्रोम प्लेटिंग। उसके बाद एनोडाइजेशन या फिर मेकिंग। एनोडाइजेशन में क्या करते हैं, एनॉइड्स बना देते हैं। हम क्या करते हैं एक्चुअली कि इनको कुछ ऐसे केमिकल के साथ रिएक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। देन आता है मेकिंग अलॉय। अलॉय मतलब क्या होता है कि हम उसमें मेटल या नॉन मेटल के कुछ ऐसे मिक्सचर तैयार करें जिससे वो पूरी तरह से अपनी मेटल जो है प्रॉपर्टीज़, जंक वाली या फिर रस्टिंग वाली या क्रोजन वाली प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाता, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो कर देता है, राइट। तो नीचे देखोगे गैल्वनाइजेशन नेक्स्ट है, जो आयरन एंड स्टील की कोटिंग की वजह से होता है। तो जिंक, एंड बिकॉज जिंक इज़ प्रेफरेबल ऑक्साइड देन आयरन, तो प्रेफरेबली जो है जिंक जो है ऑक्साइड्स नहीं हो पाते इतनी जल्दी, तो इसलिए जंग नहीं लगेगा। देन अलॉय आता है, दीज आर मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो मेटल या नॉन मेटल के मिक्सचर की वजह से बनता है। ज़रूरी नहीं है मेटल नॉन मेटल की, मेटल मेटल की मिक्सचर की वजह से भी बन सकता है। तो अलॉयज होता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, राइट। देन एडिंग स्मॉल आउट ऑफ कार्बन मेक आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अगर थोड़ा सा भी अमाउंट आप कार्बन डाल दोगे जिसकी वजह से आयरन थोड़ा सा हार्ड या स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो वो भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में हम कैसे करते हैं, मिक्सचर ऑफ आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है, एंड इट इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, राइट। और स्टील में भी देखोगे तो मोस्टली कार्बन यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आयरन यूज़, आयरन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कार्बन यूज़ करना पड़ता है। देन आता है मरकरी, ठीक है। मरकरी दूसरे मेटल में किसी में डिपॉजिट करते हैं, देन वो अमलगम बन जाता है। देन आता है आपका ब्रास, राइट। ब्रास जो है वो भी एक अलॉय है जो एक्चुअली बनता है कॉपर एंड जिंक की वजह से। ब्रॉन्ज बनता है कॉपर एंड टिन की वजह से। दोनों में भी एक्चुअली वर्ड यूज़ हुआ कि कॉपर की वजह से, अनलेस जिंक एंड टिन का ही डिफरेंस है। देन ब्रास एंड ब्रॉन्ज का जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी है वो कम होती है प्योर मेटल की वजह से, तो इसलिए यूज़ किया जाता है। देन सोल्डर्स एक्चुअली यूज़ किया जाता है, हम जो मतलब सोल्डिंग आयरन, या फिर हम कहते हैं ना कि सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जैसे हम टाँका लगवाते हैं या फिर किसी चीज़ का, तो हम किसी चीज़ के सर्किट को जोड़ते हैं या फिर वायर को किसी सर्किट के साथ जोड़ते हैं तो हम वेल्डिंग करते हैं। तो ये सोल्डिंग वायर में बहुत कम वेल्डिंग पॉइंट होता है इनका, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी लेकिन ये कि अच्छा कंडक्ट कर लेते हो, तो लेकिन ये भी एक अलॉय है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो चैप्टर में एक बारी आप पूरा गो थ्रू कर लीजिए जो मैंने डिटेल दी है। तो अगर डिटेल अच्छी लगी है या फिर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बिलो। थैंक यू सो मच।